कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती हैं। कोशिका में जल और गैसों का आवागमन मिश्रण तथा परासरण के माध्यम से होता है। परासरण द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित एवं मृत दोनों कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। दोनों सही है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती भी है, इसलिए इसे वर्णात्मक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। इसलिए पहला सही है। कोशिका में गैसों तथा जल के आदान प्रदान, पोषण ग्रहण करना तथा कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर बाहर गमन सब विसरण के माध्यम से होता है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल ही व्यवहार करता है। इस प्रकार से जल के अणुओं की झिल्ली के आर पार आवागमन परासरण कहलाता है। परासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि है। एक कोशिकीय अलावडीय जलीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है, इसलिए दूसरा भी सही है। केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? सेल्यूलोज से। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है। ये भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, अतः विकल्प सी सही है। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, अल्प परासरण, दाबी विलयन में बिना फटे बनाए बचाए रखती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं। एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। पहला ही सही है। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। इसका लचीलापन किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है, इसलिए पहला सही है। कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। ये डीएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ये आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो सब सही है, तीनों सही है। कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है, जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है। क्रोमोसोम केंद्रक में होता है, जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं, जो माता पिता से डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है, उस समय
यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिकाओं में अंतर के संदर्भ में सामान्यतः प्रोकैरियोटी कोशिका आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। इसलिए दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। उपर्युक्त कथनों में से कथन एक गलत है तथा 2 और 3 सही हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक तथा ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मध्य कुछ मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी, यूकैरियोटिक बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक का जो केंद्रक है अस्पष्ट होता है, यूकैरियोटिक का केंद्रक स्पष्ट होता है। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है और यूकैरियोटिक में होता है। और प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम एक होता है और यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम अनेक होते हैं। कोशिका अंग का अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य बनाते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटी कोशिका का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका थैले की तरह संरचना के साथ होता है जबकि यूकैरियोटी कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। कोशिकाओं में झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतर्द्रव्यी जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, रसधानी कौन से कोशिका अंगक हैं? सब है, पाँचों है। यूकैरियोटी कोशिकाओं को बहुत सारी उपापचयी क्रियाओं की आवश्यकता होती है जिससे कि वे कोशिका की जटिल संरचना तथा उसके कार्य को सहारा दे सकें। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड तथा रसधानी कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसलिए डी सही है। अंतर्द्रव्यी जालिका 2 प्रकार की होती है, एक खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका तथा चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है। कशेरुकी जंतुओं के यकृत की कोशिकाओं में एसीआर विष तथा दवा के निराविषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला और दूसरा सही है। अंतर्द्रव्यी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है जो रचना में प्लाज्मा झिल्ली के समरूप है। ये दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी तथा चिकनी। रेयर खुरदरी दिखाई देती है लेकिन क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण की साइट है। रेयर यहाँ तैयार प्रोटीन को अंतर्द्रव्यी जालिका ईआर के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देती है। एसीआर वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनने में सहायता करती है। ईआर सदैव जालिका तंत्र का निर्माण करती है। इसका एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। कशेरुकी जंतुओं में एसीआर विष तथा दवा के निराविषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? गाल्जी उपकरण। लाइसोसोम गाल्जी उपकरण द्वारा बनाया जाता है। गाल्जी उपकरण एक कोशिका अंगक है जिसमें अंतर्द्रव्यी जालिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं और कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में गाल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है, इसलिए बी सही है। लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। तीनों सही है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। इनमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। कोशिका उपापचयी कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। संरचना की दृष्टि से लाइसोसोम झिल्ली से घिरे हुए होते हैं जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। इन एंजाइमों का निर्माण रेयर द्वारा किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में यह कोशिका का बिजली घर है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है। इसके अपने डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करते हैं। चारों सही है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है तथा भीतरी झिल्ली बहुत अधिक
वलित होती हैं। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। इसके संदर्भ में प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड में अपना राइबोसोम होता है परंतु डीएनए अनुपस्थित होता है। पहला सही है, दूसरा गलत है। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड तथा ल्यूकोप्लास्ट श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होते हैं। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से एक अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। अतः कथन दो गलत है। रसधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जंतु कोशिकाओं में ये छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती हैं। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं। ये जंतु कोशिकाओं में छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती हैं। अतः कथन ये सही है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। इसमें अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन जैसे पादपों के लिए आवश्यक पदार्थ स्थित होते हैं। एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों की शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 56 नंबर, रक्त पेशी फ्लोएम प्रयुक्त में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? तीनों ऊतक का उदाहरण है। ऊतकों का निर्माण कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है। मनुष्यों में रक्त तथा पेशी एवं पौधों में फ्लोएम ऊतकों के उदाहरण हैं। अतः विकल्प डी सही है। कोशिका के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कोशिक जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। बहुकोशिक जीवों में कोशिकाएं श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। दोनों सही है। एक कोशिकीय जीव में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, सांस लेने की क्रिया, उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं जो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इनमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही प्रकार के कार्य को करने में सक्षम होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है।
मनुष्यों में रक्त और पेशी तथा पौधों में फ्लोएम विशेष कार्यों को करने वाले ऊतक के उदाहरण हैं। विभिन्न पादप ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वृद्धि तथा विभज्योतक ऊतक की कोशिकाओं में बृहद रसदानियां उपस्थित होती हैं। विभज्योतक ऊतकों के विभाजन की शक्ति खो जाने पर वे अस्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाते हैं। केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। पादप ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभज्योतक तथा अस्थायी ऊतक। वृद्धि की क्षमता वाले ऊतक विभज्योतक कहलाते हैं। इनकी उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ पार्श्वीय कैम्बियम तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इन ऊतकों की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और अस्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास रसधानी नहीं होती है, इसलिए पहला गलत है। विभज्योतक की वृद्धि और परिपक्वता के साथ इसके गुणों में परिवर्तन होता है। धीरे धीरे ये अपने विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं, जिसके फलस्वरूप अस्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक तथा जटिल अस्थायी ऊतक। पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि में से किसके कारण होती है? पार्श्व विभज्योतक के कारण। प्ररोह के शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक कैम्बियम के कारण होती है। अंतर्विष्ट विभज्योतक पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। पादपों के अस्थायी ऊतकों के संदर्भ में सरल अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जटिल अस्थायी ऊतकों का निर्माण एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। पादपों के ऐसे अस्थायी ऊतक जिनका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है, सरल अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। ये एक ही तरह दिखते हैं। जटिल अस्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं में मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जाइलम, पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मिस। सी सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पहला गलत है। पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा तथा एपिडर्मिस पादप के सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार हैं। जाइलम तथा फ्लोएम पादप के जटिल अस्थायी ऊतक के प्रकार हैं। पैरेन्काइमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैरेन्काइमा ऊतक भोजन का भंडारण करते हैं। क्लोरेन्काइमा ऊतक पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करते हैं। एरेन्काइमा ऊतक प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी ऊतक हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो दूसरा, तीसरा सही नहीं, सिर्फ पहला ही सही है। पादपों में उपस्थित सरल अस्थायी ऊतकों के अंतर्गत आने वाले पैरेन्काइमा ऊतक पादपों की आधारीय पैकिंग को निर्मित करते हैं।
ये ऊतक कोशिका की कुछ परतों के रूप में होते हैं। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। पैरेन्काइमा मुख्यतः तनों और जड़ों के पोषण करने वाले पदार्थों, जल तथा भोजन का संग्रहण करते हैं, इसलिए पहला सही है। कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ऐसे पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा हरित ऊतक कहा जाता है, इसलिए दूसरा जो है सही नहीं है। एरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं, जो पौधों को तैरने के लिए उपलब्ध उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं, इसलिए तीसरा भी सही नहीं है। पौधों में सरल अस्थायी ऊतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों में लचीलापन इसके लिरिन्काइमा के कारण होता है। कॉलिन्काइमा पौधों की कठोरता के लिए उत्तरदायी ऊतक है, न तो पहला न तो दूसरा। पौधों में लचीलापन का गुण एक सरल अस्थायी ऊतक कॉलिन्काइमा के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों में पत्ती तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। नारियल के छिलके इन्हीं ऊतकों से बने होते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं। इस ऊतक की भित्ति लिग्निन कोशिकाओं का दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है के कारण मोटी होती हैं। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है, अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती हैं। स्टोमेटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये रक्षी कोशिकाओं से घिरे होते हैं। ये वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। केवल पहला सही है। स्टोमेटा सामान्यतः पौधों की एपिडर्मिस में उपस्थित होते हैं। इन्हें दो वृक्क के आधार पर के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, इसलिए पहला सही है। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है, इसलिए दूसरा गलत है। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह पौधों की सबसे बाहरी परत है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मिस पौधों की सबसे बाहरी परत है, जिससे पौधों की पूरी सतह ढकी होती है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। मरुस्थलीय या शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में यह मोटी हो सकती है। यह कोशिका पौधों के बाह्य स्तर पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह मोम जैसी परत क्यूटीन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। यह जलहान, यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा भी करती है। पौधों और वृक्षों के संदर्भ में जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सुखाने
का कार्य करती है। वृक्षों की छाल हवा एवं पानी के लिए अभेद्य होती है। कौन इसमें से सही है? पहला और दूसरा दोनों सही हैं। जड़ों का एपिडर्मल जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। एक दूसरे विभाज्योतक की पट्टी तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती हैं। ये पौधों पर बहुत परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये बिना अंतः कोशिकीय स्थानों की व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सुबेरीन नामक रसायन होता है, जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम पानी और खनिज लवण का संवहन करते हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन का पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थों का कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। तो केवल इसमें से तीसरा जो है सही है। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल अस्थायी ऊतक है। ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। जाइलम ट्रैकिड्स वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा अधिकतर कोशिकाएं मृत होती हैं। जाइलम होती हैं। जाइलम में ट्रैकिड्स और वाहिकाओं के कारण पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पैरेन्काइमा भोजन संग्रहण करता है और यह किनारे करता है और किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। फाइबर मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं, इसलिए पहला सही है। फ्लोएम 4 प्रकार के अवयवों छालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम फाइबर से मिलकर बना होता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम फाइबर को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। फ्लोएम जाइलम के विपरीत पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। विभिन्न जंतु ऊतकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एपिथीलियमी ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है। तो सब चारों सही है।
जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथीलियमी ऊतक कहलाते हैं। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथीलियमी ऊतक को सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय तथा ग्रथील श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं और अंतर कोशिकीय अधात्री में धसी होती हैं। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतकों के विभिन्न प्रकार हैं। एरिओलर ऊतक, एडिपोजा वासामेन ऊतक, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। पेशियों में गति उनमें पाए जाने वाले विशेष प्रकार की प्रोटीन सिकुड़ने वाली प्रोटीन के कारण होती है। पेशीय ऊतक के 3 प्रकार होते हैं: रेखित, अरेखित और कार्डियक हृदय पेशी। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को तेज गति प्रदान करता है। रक्त के संदर्भ में विचार कीजिए। रक्त एक संयोजी ऊतक है। लाल रुधिर कोशिकाएं श्वेत रक्त कोशिकाओं तथा प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा में प्रोटीन नामक तथा हार्मोन उपस्थित होता है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं, इसलिए तीसरा सही है। केंद्रीय केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिकीय कोशिक जीव के निर्माण की क्षमता होती है। ऐसी कोशिकाएं श्रम विभाजन सिद्धांत के विपरीत कार्य करती हैं, जो एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं। केवल पहला सही है। केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता होती है, क्योंकि वे किन्हीं खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो सकते हैं। अतः पहला सही है। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं, उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है तथा वे उसी के अनुरूप कार्य करती हैं। शारीरिक रचना में वे सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती हैं, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं, इसलिए दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की अंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? एटीपी प्रयुक्त होता है। कोशिकीय श्वसन से मुक्त हुई ऊर्जा
तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। यह एटीपी कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। इसके विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोष में क्रियाओं का परिचालन करती है। इसलिए विकल्प ए सही है। पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है, न ही पेशियां। जंतु कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग न जनित कर सकती हैं और न ही संचरित कर सकती हैं। तो पहला और दूसरा सही है। शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, परंतु पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही पेशियां। जंतु कोशिकाओं में सूचनाओं के संचरण के लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है, लेकिन विद्युत आवेग की कुछ सीमाएं हैं। सर्वप्रथम वे केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेंगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हैं। दूसरे, एक बार यदि कोशिका में आवेग जनित होता है और संचारित होता है, तो पुनः नया आवेग जनित करने और उसे संचारित करने के लिए कोशिका कुछ समय लेगी। अतः जंतु कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग न जनित कर सकती हैं और न ही संचारित कर सकती हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका के अपशिष्ट निपटान प्रणाली का एक प्रकार है। लाइसोसोम किसी भी अपशिष्ट सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। कोशिकीय उपापचय में गड़बड़ी के दौरान जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट सकता है तथा ऐसे में स्रावित एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा सकते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती थैले के रूप में भी जाना जाता है। 74वां, डीएनए की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित और संचारित करने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त है? दो श्रृंखलाओं की पूरकता। डीएनए प्रमुख आनुवंशिक सामग्री है, जबकि आरएनए मैसेंजर एवं एडाप्टर के गत्यात्मक कार्य करता है। एक अणु जो आनुवंशिक सामग्री के रूप में कार्य कर सकता है उसे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए। इसे अपनी प्रतिकृति उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए। इसे रासायनिक और संरचनात्मक रूप से स्थिर होना चाहिए। इसमें विकास के लिए आवश्यक धीमी गति की गुंजाइश होनी चाहिए। इसे खुद को मेंडल के अनुरूप अभिव्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। जब डीएनए की तुलना आरएनए से की जाती है तब यह रासायनिक तत्व रूप में कम प्रतिक्रियाशील और संरचनात्मक रूप से अधिक स्थिर पाया जाता है। इसलिए दो न्यूक्लिक एसिड के बीच डीएनए एक बेहतर आनुवंशिक सामग्री है। आरएनए और डीएनए दोनों आनुवंशिक सामग्री के रूप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन आनुवंशिक जानकारी के भंडारण के लिए डीएनए को अधिक स्थिर होने के कारण पसंद किया जाता है। जीर्णोद्धार के विकल्प ने मानक रूप से डीएनए को वंशानुगत आंकड़ा संग्राहक के रूप में विकसित किया। प्रतिलेखन शब्द का क्या अर्थ है? डीएनए की एक श्रृंखला से आनुवंशिक सूचना को आरएनए में कॉपी करना, ये हो गया प्रतिलेखन।
आरएनए में डीएनए के एक गुण से आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहा जाता है। हालांकि प्रतिरूप की प्रक्रिया के विपरीत एक जीव के कुल डीएनए को डुप्लीकेट किया जाता है, जबकि प्रतिलेखन में केवल डीएनए के एक खंड और केवल एक गुण को आरएनए में कॉपी किया जाता है। यस्कार्टा थेरेपी के संदर्भ में यस्कार्टा एक कोशिका आधारित जीन थेरेपी है जो लिम्फोमा के उपचार में प्रयोग की जाती है। इसमें उपचार के लिए व्यक्ति को स्वयं की श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि टी कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। दोनों सही हैं। यस्कार्टा एक जीन उपचार है जिसका उपयोग कैंसर या लिम्फोमा के उपचार के लिए किया जाता है। यह अन्य उपचारों से अलग होता है क्योंकि यह व्यक्ति के स्वयं की श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी टी कोशिकाओं का उपयोग करता है, जिन्हें लिम्फोमा कोशिकाओं को चिह्नित करने और उन पर हमला करने के लिए संशोधित किया जाता है। दोनों सही हैं। यस्कार्टा की प्रत्येक खुराक लिम्फोमा से लड़ने में मदद करने के लिए रोगी की स्वयं की प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करके बनाया गया एक व्यक्ति विशिष्ट उपचार है। कार्ट उपचार जीन थेरेपी उपचार तकनीकों का उपयोग रोग उत्पन्न करने वाले जीन को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि टी कोशिकाओं को टर्बोचार्ज करने के लिए करता है। इसे प्रतिरक्षा प्रणाली का सैनिक भी कहा जाता है, जिनसे प्रायः कैंसर हो सकता है। रोगी की टी कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका एक नई जीन को शामिल करने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित की जाती हैं, जो लिम्फोमा कोशिकाओं को लक्षित करती हैं और उन्हें नष्ट करती हैं। कोशिकाओं के संशोधन के बाद पुनः रोगी में उनका प्रवेश करा दिया जाता है। ये कोशिकाएं जब रोगी में पुनः प्रवेश करती हैं तब ये सभी पुनर्जीवित कोशिकाएं संख्या में वृद्धि करना जारी रखती हैं और महीनों या वर्षों तक बीमारी से लड़ती रहती हैं। यही कारण है कि इन इम्यूनोथेरेपी उपचारों को लिविंग ड्रग्स भी कहा जाता है। लार्बडीन ODL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिट्टी में रहने वाले गोल कृमि में पाए जाने वाले सजीवी जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। यह जीवाणुविक कोशिकाओं के राइबोसोम पर कार्य करता है। न तो पहला सही है न तो दूसरा सही है। शोधकर्ताओं ने एक गैर पारंपरिक स्रोत से प्रतिजैविक के एक नए वर्ग की खोज की है जिसमें जीवाणुओं को नष्ट करने की एक अलग दक्षता पाई गई है। यह दवा प्रतिरोधी या कठिन उपचार वाले जीवाणुविक संक्रमण से निपटने में मदद करेगी। ओडिलोरहाब्डिन्स या ODLs नामक यह प्रतिजैविक मिट्टी में रहने वाले गोल कृमि नेमाटोड कृमि में पाए जाने वाले सजीवी जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है, इसलिए पहला सही है। यह जीवाणु कीटों को नष्ट करने में मदद करता है और प्रतिस्पर्धी जीवाणुओं को दूर रखने के लिए प्रतिजैविक का स्राव करता है। इस परीक्षण में यह पाया गया है कि ODL जीवाणुविक कोशिकाओं के राइबोसोम पर कार्य करता है। ODL राइबोसोम के साथ जुड़ने के लिए ऐसे स्थानों का चयन करते हैं जिनका उपयोग अन्य प्रतिजैविकों द्वारा नहीं किया गया हो। लिखित पर विचार कीजिए। ई कोलाई का मनुष्य की आंत में रहना सजीवी पोषण का उदाहरण है। मादा मच्छर एनोफिलीज
लीच एवं वेम्पायर चमगादड़ रक्ताहारी प्राणी कहलाते हैं। पाचन का वह प्रकार जो गुहा के अंदर संपन्न होती है कोशिका बाह्य पाचन कहलाता है। तीनों सही है। ई कोलाई मनुष्य की आंत्र में विटामिन K2 का संश्लेषण करता है। इसका मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके बदले ई कोलाई मनुष्य की आंत्र से पोषण ग्रहण करता है, इसलिए पहला सही है। रक्ताहारी जंतु कशेरुक के रक्त का सेवन करते हैं। मादा मच्छर एनाफिलीज लीच और वेम्पायर चमगादड़ ऐसे जंतु के उदाहरण हैं, इसलिए दूसरा भी सही है। निम्नलिखित में से किन आधारों पर डीएनए और आरएनए में भिन्नता होती है? आनुवंशिक सूचना का पारेषण, और ये तो गलत है। न्यूक्लिक अम्ल, ये भी नहीं है। शर्करा और नाइट्रोजन क्षार और गुणित होने की अवस्था, यही दोनों सही है। डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक अम्ल हैं। डीएनए सजीवों के विकास एवं प्रक्रियात्मकता में संलग्न होता है क्योंकि संपूर्ण आनुवंशिक सूचना इनमें कूटबद्ध होती है। आरएनए मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण में संलग्न होता है और कभी कभी आनुवंशिक सूचनाओं के पारेषण में संलग्न होते हैं। डीएनए में बी प्रकार की कुंडलित ज्यामिति होती है और आरएनए में ए प्रकार की कुंडलित ज्यामिति होती है। डीएनए एक द्विगुणित अणु होते हैं जबकि आरएनए एकल कुंडलित अणु होते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोस शर्करा फॉस्फेट क्षार नाइट्रोजन क्षार एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थायमिन से बने होते हैं। आरएनए राइबोस शर्करा फॉस्फेट क्षार नाइट्रोजन क्षार एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और यूरासिल से बने होते हैं। डीएनए स्वगुणित होते हैं जबकि आरएनए आवश्यक होने पर डीएनए से निर्मित होते हैं। लाइसोसोम ऊर्जा उत्पादन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम कोशिका की अपशिष्ट निपटान प्रणाली। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन स्थल। गाल्जी उपकरण कोशिकाओं में उत्पादों का भंडारण सुधार एवं पैकेजिंग। अंतर द्रव्य जालिका कोशिकाओं के विभिन्न हिस्सों में पदार्थों का परिवहन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार औसतन यूकैरियोटिक कोशिका से अधिक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से तुलनात्मक रूप से अधिक जटिल होती हैं। उपयुक्त में से सही है, न तो एक न तो दूसरा। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार औसतन प्रोकैरियोटिक कोशिका के आकार से 10 गुना होता है, इसलिए पहला गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिका अपेक्षाकृत सरल होते हैं जबकि यूकैरियोटिक कोशिका अधिक जटिल होते हैं, इसलिए दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनेमल ऊतक का एक प्रकार है। एनेमल में एक सुचारू रूप से विकसित रक्त वाहिनियों का नेटवर्क होता है। अम्ल जब दांतों के इनेमल को घुला देता है तो टूथ कैविटी की शिकायत हो सकती है। केवल पहला और तीसरा सही है। दंत इनेमल उन 4 प्रमुख ऊतकों में से एक है जो मानव दांत का निर्माण करता है। अन्य ऊतक हैं डेंटाइन, सीमेंटम और डेंटल पल्प। यह मानव शरीर का सर्वाधिक कठोर
पदार्थ है और इसमें खनिजों की सर्वाधिक प्रतिशतता पाई जाती है। एनिमल असंवहनीय होता है और इसके माध्यम से कोई तंत्रिका नहीं गुजरती है और यह पुनर्नवीनीकृत नहीं हो सकता है। फिर भी यह अस्थायी ऊतक नहीं है क्योंकि यह खनिजों में परिवर्तित हो सकता है। कुछ कारणों से अखनिजीकरण संपन्न होता है, लेकिन दांतों के टूटने का सबसे प्रमुख कारण है किण्वन योग्य कार्बोहाइड्रेट का अंतर्ग्रहण। कौन से जीवाणु और विषाणु दोनों में समान होते हैं। राइबोसोम नाभिक अनुपस्थित, कोशिका डीएनए, कोशिका भित्ति डीएनए आरएनए, पांचवा लाभकारी। तो राइबोसोम में उपस्थित होते हैं। राइबोसोम जीवाणु में उपस्थित होते हैं और विषाणु में अनुपस्थित होते हैं। और नाभिक जीवाणु में अनुपस्थित होते हैं, राइबोसोम में भी अनुपस्थित होते हैं। और कोशिका भित्ति जीवाणु में उपस्थित होते हैं और विषाणु में अनुपस्थित होते हैं। डीएनए आरएनए दोनों में उपस्थित होते हैं और लाभकारी और हानिप्रद दोनों में हानिकारक होते हैं। निम्नलिखित में से किस जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रकार पाया जाता है? मोनेरा। प्रोकैरियोट एक कोशिकीय जीव होता है जिसमें झिल्ली युक्त नाभिक कार्योन माइटोकॉन्ड्रिया या अन्य झिल्ली युक्त उपांग की अनुपस्थिति होती है। यूकैरियोट ऐसा जीव होता है जिसकी कोशिकाओं में नाभिक और अन्य उपयोग झिल्ली से युक्त होते हैं। केवल मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? वाटसन तथा क्रिक द्वारा। जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए कहते हैं। डीएनए का एक अणु 4 अलग अलग केमिकल बूट्स एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन से बना होता है, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा सन 1953 में दी गई। इस खोज के लिए सन 1962 में दोनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तावित किया था। इसमें डीएनए की न्यूक्लिक एसिड के दोहरे फंसे अणुओं तथा बनाई गई संरचना को प्रतिपादित किया गया था। इससे यह बोध किया गया था जिससे यह बोध होता है कि दोहरे हेलिकस ने आधार युग्मन को स्पष्ट कर दिया है
कि जिसके द्वारा आनुवंशिकी जानकारी को जीवित जीवों में संग्रहित व कॉपी किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से पादप प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में यही होती है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है। पारितंत्र पादप कोशिका में एक बृहत रसधानी होती है, जबकि राजधानियाँ होती हैं। इसमें पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। पादप तथा प्राणी कोशिकाओं में मूलभूत अंतर यह है कि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं, इसलिए पहला सही है। पादप कोशिकाओं में एक कोशिका में नहीं एक बड़ी रसधानी, जबकि प्राणी कोशिकाओं में एक छोटी अनेक रसधानियाँ होती हैं, इसलिए तीसरा सही है। पादप तथा अस्थि दोनों प्रकार की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली होती है, अतः दूसरा जो है सही नहीं है। निम्नलिखित विस्तार कीजिए। पादप तथा प्राणी कोशिकाओं में मूलभूत अंतर यह है कि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं, अतः कथन एक सही है। पादप कोशिकाओं में एक बड़ी रसधानी, जबकि प्राणी कोशिकाओं में छोटी अनेक रसधानियाँ होती हैं, अतः कथन 3 भी सही है। पादप तथा प्राणी दोनों प्रकार की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली होते हैं। जीवाणु, कवक, विषाणु प्रयुक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जाता है? पहले और दूसरे को। वायरस वे अकोशिकीय अतिसुजीव हैं जो जीवित कोशिका में ही पुनरुत्पादन कर सकते हैं। ये शरीर के बाहर मृत या सुषुप्तावस्था में होते हैं, परंतु शरीर या जीवित माध्यम के संपर्क में आने पर जीवित हो जाते हैं। ये केवल जीवित कोशिका में ही वृद्धि कर सकते हैं। नींद आ रही है हमको वो तगड़ी वाली, इसलिए मुझे अब लग रहा है कि छोड़ देना पड़ेगा यहीं से। ये वाला पढ़ लेते हैं। वायरस भी अकोशिकीय है, इसमें पहला दूसरा सही है। कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं जो जीवित कोशिका में ही पुनरुत्पादन कर सकते हैं। ये शरीर के बाहर मृत या सुषुप्तावस्था में होते हैं, परंतु शरीर या जीवित माध्यम से संपर्क में आने पर जीवित हो जाते हैं। ये केवल जीवित कोशिका में ही वृद्धि कर सकते हैं, अतः इन्हें कृत्रिम रूप में संवर्धित नहीं किया जा सकता। बैक्टीरिया कोशिकीय सूक्ष्मजीव होते हैं तथा कवक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। बैक्टीरिया एवं कवक दोनों को कृत्रिम रूप से संवर्धित किया जा सकता है।